ब्लिंकन साहब पहले भी आए थे तो उनको बहरंग वापस जाना पड़ा था और सख्त मुज़ाहिमत और गुस्से का सामना उन्हें अरब लीडरों के करना पड़ा था। आप इसकी स्ट्रेटेजी पे गौर कीजिए। सबसे पहले तो इन्होंने 7 अक्टूबर के हमले में हमास को टेररिस्ट कह के और उसे उस जंग को, वो पहला जंगी हमला था एक्चुअली, लेकिन इसको उन्होंने टेररिस्ट अटैक कहा। जंगी हमले की बजाय उसे टेररिस्ट अटैक कहा। आप देखिए, उन्होंने हवा से, ज़मीन से, समंदर से, तीनों तरफ से एक जंगी हिकमत अमली के तहत इसराइल के पिछले 70 साला मजालिम और 16 साला मुहासरे और मुस्तकिल कत्ले आम के ख़िलाफ़ एक हमला किया। और उस हमले में उन्होंने पहले ही चंद घंटों में जो अचीव करना था सब कर लिया। जंगी कैदी भी हासिल कर लिए उन्होंने, और जिन जिन जगहों पे, कुछ शहरों पे भी कब्जा कर लिया और बांसरा भी तोड़ दिया। उसके टेररिस्ट अटैक कहा, जंगी नहीं कहा। जबकि खुद अपनी वॉर कैबिनेट में जब बात की तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ वॉर और नाउ वी विल फाइट अ वॉर। तो आप तो जंग लड़ रहे हैं, इसराइल अपने आप को कहता है हम जंग लड़ रहे हैं, और हमास को कहता है ये टेररिस्ट अटैक है। तो ये एक बाइनरी, एक परसेप्शन, एक नजरिया पूरे दुनिया में बनाने की कोशिश की कि हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, हालांकि वो जंगी अटैक था। हमास ने 2006 में पॉपुलर इलेक्शन जीता, पॉपुलर वोट के जरिए, और उसको वोट मिला 55%, और वो गजा में नहीं मिला, वो गजा में भी मिला और वेस्ट बैंक में भी मिला, दोनों जगहों पर। और महमूद अब्बास साहब की सरकार खत्म हो गई। वो सदर थे इसलिए उनके वो सदारती इख्तियार थे, लेकिन वजीर आजम हमास का बना। अब उसके बाद 2017 में फिर इलेक्शन में वो जीत गया। आज इलेक्शन करा लीजिए, आज फिर हमास जीत जाएगा। तो इन्होंने पहले उस हमास को, जिसको पॉपुलर सपोर्ट पूरे फलस्तीन के 50 लाख लोगों में हासिल है, उस सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट कह के साइडलाइन करने की कोशिश की वर्ल्ड फोरम पे। अब ये चाह रहे हैं कि उसे रिप्लेस कर दें महमूद अब्बास साहब से। महमूद अब्बास साहब की उम्र इस वक्त 87 साल की है। बहुत से काम ब्लिंकन क्या इसी वजह से महमूद अब्बास से मिल रहे हैं? अभी जो आज बातचीत हुई है ब्लिंकन साहब की महमूद अब्बास साहब से, उसमें ऑफिशियल क्या उनके दरमियान बात हुई है ये अभी किसी भी मीडिया साइट ने कोट नहीं किया है। लेकिन जो कल भी बात की उन्होंने मिस्र, इजिप्ट और ये नहीं जॉर्डन और दूसरे लीडरों के साथ जो बात की, उसमें उन्होंने कहा कि आप पीएलओ की अथॉरिटी को गजा के अंदर भी एक्सेप्ट कीजिए। यही बात उन्होंने आज भी कही है। जो दूसरे सोर्सेज, जो मिलर वगैरह जो उनके स्पोक्स पर्सन है, वो बता रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि पीएलओ रिप्लेस करे हमास को, उसके बाद बात करें। और इस दौरान वो जंगबंदी नहीं चाहते, यानी तमाम लोगों ने कहा कि जंग बंद कीजिए। और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर ने तो बाकायदा कल भी उनको सख्ती के साथ मीडिया में डांटा है इस बात को लेके कि आप ये जंगबंदी की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे जंगबंदी हमारा हदफ ही नहीं है। अमेरिका का वजीर खारजा ये कह रहा है कि जंगबंदी कराना हमारा हदफ ही नहीं है। हमारा हदफ तो जंगी कैदियों को निकालना है जो हमास के कब्जे में। और इस दौरान इसराइल को जो कर रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि गजा के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में हम इसराइल से कहें कि भाई वो वहां पे हमले ना करे, ताकि वहां से सामान रसद जा सके, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेट। उसको भी इसराइल ने मना कर दिया कि नहीं हम तो वो भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई साहब, नहीं कर रहे तो मत कीजिए। तो जंगबंदी का जो मुतालबा महमूद अब्बास ने भी किया, जॉर्डन ने भी किया, इजिप्ट ने भी किया, इन सब ने किया। सारी दुनिया से सफीर एक एक करके वापस जा रहे हैं। चार्ड ने आज अपना सफीर वापस बुला लिया, चार्ड ने बुला लिया, जॉर्डन ने भी बुला लिया। जॉर्डन ने कल ही बुलाया है, चार्ड ने आज बुलाया है, बोल्विया ने पहले बुला लिया, बहरीन ने वापस बुला लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसको कंसीडर कर रहा है, साउथ अफ्रीका ने तो सबसे पहले बुला लिया था। तो ये तमाम, तुर्की से वापस आ गया, तुर्की का सफीर वापस आ गया। तो ये सारे सिफारती सतह पर अमेरिका के अंदर कल कम से कम 10 लाख लोगों ने व्हाइट हाउस से लेके कैपिटल टाउन तक के बीच इतना बड़ा मुजाहरा किया है कि उनकी तारीख में उतना बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ जितना बड़ा कल किया। उन्होंने कहा बाइडेन वी नो कि यू आर डूइंग अ जीनोसाइड, ये लोगों ने चिल्लाया। और आज के वाकया ये है कि उनके समंदर से
जो हथियार और एम्यूनिशन लेके पानी का जहाज जा रहा था मेडिटेरियन सी में, उस जहाज के ऊपर अमरीकी शहरी चढ़ गए और उसे चलने नहीं दिया, उसको वापस आगे नहीं बढ़ने दिया और घेर लिया उस जहाज को। खुद अमेरिका के अंदर ये हो रहा है। बर्लिन में कल कितना बड़ा मुहासरा, क्या चीजें लेके जा रहा था अमेरिका का जहाज? हथियार लेके जा रहा था, हथियार और गोला बारूद लेके जा रहा था और फौजी लेके जा रहा था। उस जहाज को आज अमेरिकी शहरियों ने अपने ही समंदर में घुस के उसके ऊपर चढ़ गए और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। और इसके साथ अमेरिका ने $14 बिलियन की जंगी इमदाद देने की बात की है इसराइल को। $14 बिलियन, जिसे अमेरिकी पार्लियामेंट ने अभी तक मंजूर नहीं किया है। और लोग कह रहे हैं कि आप $14 बिलियन किसके लिए दे रहे हैं? कत्लेआम के लिए दे रहे हैं। अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है सारी दुनिया के सामने, इसको मजीद समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। हर शख्स समझ सकता है कि आज इसराइल का वजूद उस खित्ते में एक किराए के कातिल से ज्यादा कुछ नहीं है। इसराइल एक किराए का कातिल है। किराया अमेरिका दे रहा है, यूरोपियन यूनियन दे रहा है, कत्ल इसराइल कर रहा है। इससे ज्यादा क्लियर कट कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। $50 बिलियन का पूरा एस्टीमेट है इस जंग का, जो अरब न्यूज ने कल शाये किया। $50 बिलियन खर्च हो चुके हैं इस जंग पे अभी तक, और उसकी रिकवरी, उसका रीपेमेंट, उसका रिइंबर्समेंट अमेरिका कर रहा है। यानी इससे पहले 2 बहरी बेड़े भेजे वहां, हजारों टन गोला बारूद पहले भेजा है, अपनी आर्मीज को स्टैंड बाई किया है मुख्तलिफ अरब के खित्तों में, और आज ये जहाज निकल रहा था। $14 बिलियन और मांग रहे। तो $50 बिलियन का जो एस्टीमेट है उसका कंपेंसेशन तो जर्मनी कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, यूके कर रहा है, और अब खुद खाने को पैसे नहीं है इन लोगों के पास, और इसराइल को पैसा दे रहे हैं $50 बिलियन। तो क्या है इसका मतलब? कि पैसा इसराइल वसूल कर रहा है जंग के लिए अमेरिका और यूरोप से, और कत्लेआम मचा रखा है गजा के लोगों का। तो एक किराए का कातिल नहीं है तो क्या है? इसराइल इज नो मोर अ स्टेट, इसराइल इज अ सीरियल किलर। सीधी बात है ये। और उसमें सियासत ये कर रहे हैं कि हमास को रिप्लेस करके महमूद अब्बास साहब को वहां पर इंस्टॉल कर दे, जिसे गजा और फिलिस्तीन के अवाम पसंद नहीं करते। एक बात मैं यहां और इजाफा करना चाहता हूं। आप हमास को कह रहे हैं हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास ने किया, टेररिस्ट अटैक किया, झूठ आप ये बोल रहे हैं। वेस्ट बैंक के लोगों ने क्या किया? आपने 7 अक्टूबर से लेके अभी तक 150 लोगों को शहीद कर दिया। और जो सेटलर्स हैं उस फिलिस्तीन के उस हिस्से में जो वेस्ट बैंक कहलाता है, जिस पर अभी महमूद अब्बास साहब का सो कॉल्ड अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी में रोजाना स्कर्मिशेस हो रहे हैं, सेटलर्स मार रहे हैं, इसराइली पुलिस मार रही है, इसराइली फौज 150 लोग मार चुके हैं। और 2023 में अभी नवंबर के महीने तक इस 10 महीने के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया है। सबसे ज्यादा कत्ल पिछले 20 साल में इस साल किया है। और दूसरी बात यह कि जो अथॉरिटी है वेस्टर्न बैंक में महमूद अब्बास साहब की हुकूमत है कहां? कहीं नहीं है। तो इसराइली फौज है, वो इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले में, एक गुजलक सी चीज है। आज अगर इसराइल नाकाम हुआ है तो हमास की वजह से नाकाम हुआ है। आज वर्ल्ड ओपिनियन अगर इसराइल के खिलाफ तैयार हुई है तो हमास के हमले की वजह से हुई है, महमूद अब्बास साहब की डिप्लोमेसी की वजह से नहीं हुई है। एक अहम सवाल जो अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि धीरे धीरे वहां से जो मुस्लिम ममालिक हैं और अलग अलग मुल्क हैं, वो अपने अपने जो एम्बेसडर्स हैं, जो वहां पे डिप्लोमेट्स हैं, उनको वापस बुला रहे हैं। तो क्या ये जंग फिर फैलने वाली है? क्योंकि शुरुआत में इस तरह की चीजें होना शुरू होती है। देखिए, अमेरिका ये चाहता है कि ये जंग ना फैले। ये दोहरी बात है। एक तरफ आप ये चाहते हैं कि जंग ना फैले, उसके लिए आप बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में बार बार जा रहे हैं, वो डांट डपट रहे हैं, इसके बावजूद भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि इसराइल भी जंग ना रोके। तो अगर आप जंग को फैलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उसका नुकसान सीधे सीधे अमेरिका को है, कोई एक मुल्क भी इस वक्त अगर जंग में इन्वॉल्व हो जाता है, लोग कह रहे हैं, लोगों के लिए कहना बहुत आसान है, ये ईरान क्यों नहीं हमला कर देता, तुर्की क्यों नहीं हमला कर देता, अरब क्यों नहीं हमला कर देते, ये सब बात कही जा रही है। लेकिन आज अगर कोई एक मुल्क भी हमला कर दे
तो उसका दायरा एकदम से इतना बढ़ेगा कि उसमें फिर अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। यकीनी तौर पर अमेरिका को सामने आना पड़ेगा। जैसे अमेरिका सामने आता है तो एक चेन रिएक्शन है, फिर रूस भी सामने आता है, फिर चीन भी सामने आता है। तो जंग फिर इसराइल की नहीं रहेगी। मैंने कहा इसराइल की इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं है कि वो एक लोकल रेंटल किलर है। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो कत्लेआम करता रहे। तो अगर ये सारी फोर्सेस वहां जंग में इन्वॉल्व हो जाएं उस छोटे से रीजन में, तो नुकसान तो पूरे के पूरे फलस्तीन का भी होगा, सीरिया का भी होगा, इजिप्ट का भी होगा, और इसराइल का यकीनी तौर पर इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो पूरे खित्ते की इकोनॉमी, जो सबसे ज्यादा वायबल इकोनॉमी है दुनिया की, ये सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो भी शटर हो जाएगी। तो बहुत बड़ा चेन रिएक्शन होगा उसका। तो अमेरिका भी ये नहीं चाह रहा है, क्योंकि $50 बिलियन तो ऑलरेडी उसके खाते में आ गया इस जंग का। अगर अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व होता है और ये सारे ममालिक टूट के पड़ते हैं अमेरिका के ऊपर, तो खुद अमेरिका का जो जंगी अखराजात हैं वो कितने ऊपर जाएंगे। और एक तरफ यूक्रेन में आपने मोर्चा खोल रखा है, एक तरफ यहां मोर्चा खोल देंगे, तो यूरोपियन यूनियन के पास भी इतने पैसे नहीं है कि वो जंग अफोर्ड कर सके। लेकिन इसराइल चाहता है कि जंग बढ़े। इसराइल के फायदे में है कि जंग का एस्केलेशन हो और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत तक चले, क्योंकि जो मुजाहिरे इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे हैं वो कल भी हुए और बहुत शिद्दत के साथ हुए। इतनी शिद्दत के साथ हुए कि वहां मुजाहिरीन ने पूरी कोशिश की कि वो बेंजामिन नेतन्याहू के घर में घुस जाए। इस हद तक उन्होंने आज अपने कैबिनेट मेंबर को भी निकाला। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू, अगर जंग रुक जाती है तो बेंजामिन नेतन्याहू जेल चले जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू का इंटरेस्ट ये है कि जंग बढ़ती चली जाए। अमेरिका का यह है कि इसराइल को जो करना है वो करता रहे, लेकिन जंग आगे ना बढ़े। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों के बीच। कल जिस तरीके से हिजबुल्ला और हसन नसरुल्लाह की तरफ से जो बयान आया, एक बयान तो आया लेकिन उसको अलग अलग तरीके से देखा गया। एक ये भी कहा गया कि हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर जंग में शामिल होने का कोई इशारा नहीं दिया। बीबीसी और इस तरह के इदारे जो हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं हमास के साथ उस तरीके से हिजबुल्लाह नहीं खड़ा हो रहा है। देखिए, हसन नसरुल्लाह ने एक जुमला बहुत वाज़ेह कहा और उस जुमले से मानी अखज़ किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा यह फ़लस्तीन की जंग है, इस खित्ते में किसी और की जंग नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीन की जंग है। इसका मतलब यह हुआ, इसके अगर आप बानी को वाइट करें, कि वो फोकस रखना चाहते हैं फ़लस्तीन के ऊपर। अगर इसे वो रीजनल वॉर बना देते हैं, अरब के खित्ते की वॉर बना देते हैं या वेस्ट एशिया की जंग बना देते हैं, तो फ़लस्तीन फोकस से हट जाएगा। इसराइल की हेजमनी जैसे जारी है वो जारी रहेगी। इसराइल के जो वार क्राइम्स हैं वो छुप जाएंगे, वो ढक जाएंगे, और फिर पूरे खित्ता जो है एक तीसरी जंग अजीम तो हो ही रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तीसरी जंग ही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उन्वान से लड़ी जा रही है, नाम नहीं ले रहा कोई तीसरी जंग, लेकिन है तो ये तीसरी जंग। ऐसे में फ़लस्तीन से फोकस हटा रहा और दूसरे ममालिक को वहां इन्वॉल्व करना इस जंग का की जो हैयत है, जो सूरत है, उसको बदल देगा, जिसका नुकसान फ़लस्तीन के लोगों को भी होगा और जिसका फायदा इसराइल को भी होगा। और दूसरी बात उन्होंने जो कही उस पर भी गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा हम तो 8 अक्टूबर से जंग में शरीक हैं, और हैं, इसमें क्या शक है। 70 से ज्यादा लोग लेबनान में हिजबुल्लाह के इस जंग में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक मारे जा चुके और उनकी चौकियों पे हमले किए गए। और लेबनान के बॉर्डर से मिले हुए जो इसराइली सेटलमेंट्स हैं उनको खाली कराया इसराइल ने इन्हीं दिनों में। तो उस मोर्चे पे जंग बाकायदा जारी है। तो हिजबुल्लाह हमास के साथ जंग में बाज़ाब्ता शरीक है, उसका ऐलान उन्होंने किया। हुसी उस जंग में शरीक है, उसका ऐलान उन्होंने किया। और सीरिया की जानिब से भी शिरकत है, इसका ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन ईरान शरीक ना हो, तुर्की या अरब की ममलिकतें इसमें शरीक ना हो, इस गर्ज से उन्होंने ये बात कही कि जंग को सिर्फ फ़लस्तीन की जंग की हैसियत से देखा। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ये भी कहा कि अब इसराइल की ऑयल सप्लाई है या गैस सप्लाई है उसको बंद करना चाहिए। जाहिर सी बात है, सीधा इन्वॉल्वमेंट है दूसरे। यस, बिल्कुल सही है। इसलिए कि जब हम ये कहते हैं कि जंग फ़लस्तीन की है और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच है, हमास को भी क्यों लाते हैं? जंग तो फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में है ना।
फलस्तीन ही के मसले पर दो ना। गजा फलस्तीन का हिस्सा है, अलग से कोई चीज नहीं है। अब जिस तरीके से वेस्ट बैंक और गजा को अलग करके देखा जा रहा है, ये भी इसराइली साजिश है। तो फलस्तीन तो एक ही 50 लाख लोगों का वो हिस्सा है जिसमें आप गजा वालों को वेस्ट बैंक की तरफ जाने नहीं दे रहे, वेस्ट बैंक वालों को गजा की तरफ आने नहीं दे रहे, वो मुहासरा करके। है तो एक ही फलस्तीन। तो ये फलस्तीन की जंग है इसराइल के साथ। तो इसराइल को अगर मदद दे रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, और इतने बड़ी तादाद में दे रहा है, तब तो यह जरूरी है कि इसराइल को कमजोर करने के, खुद अमेरिका को कमजोर करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई है उसे रोका जाए। और वो तमाम ममालिक, जो 120 ममालिक जिन्होंने वोट किया, इस नाम पर वोट किया कि जंगबंदी होनी चाहिए, इसी रेजोल्यूशन पर तो यूनाइटेड नेशंस में वोट किया था 120 मुल्कों ने, और जंगबंदी नहीं हुई, तो फिर उसके आगे का स्टेप क्या है? उसके आगे का स्टेप यह है कि आप उनके साथ तिजारती और इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें, ताकि जो मदद वो पहुंचा रहा है आप उस मदद को रोकें। 120 मुल्कों से जो तिजारत कर रहा है, जो तेल के जरिए वो अपनी पूरी इकोनॉमी को चला रहा है, वो अगर रुकेगी तो अमेरिका चाहे जितना पैसा दे, कुछ तो कमजोरियां आएंगी। एक बात मैं यहां इजाफा करना चाहता हूं, आप उसकी इजाजत दें। लोग ये कहते हैं कि इसराइली अशिया का बाइकाट करने से इसराइल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इन दिनों बहुत बात चली कि इसराइल का सामान ना खरीदे जाए, कोक है, पेप्सी है, मैकडोनल्ड है, इन सब चीजों के बारे में। यह बात सही है कि इसराइल की इकोनॉमी पे कोई बहुत ज्यादा असर इससे नहीं पड़ता कि आप उनकी अशिया का बाइकाट कर दें। लेकिन एक बात याद रखिए, फिरौन ने इस दुनिया की सबसे बड़ी आग जलाई थी और उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला था नमरूद ने। और उस वक्त एक चिड़िया अपनी चोंच में एक बूंद पानी लाके उस आग पे डालती थी, और किसी ने उससे पूछा था कि तेरी इस एक बूंद पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी? तो उसने कहा, आग बुझे या ना बुझे, मेरे हिस्से का जो काम है मैं वो तो अदा कर दूं कि मैं उन लोगों में लिख ही जाऊं कि जिन्होंने इसकी मुखालफत की। तो अगर आप 5 पैसे का भी नफे में नुकसान पहुंचा सकते हैं इसराइल को, तो आपका हिस्सा तो अदा हो जाएगा, उसको नुकसान हो या ना हो। आप अपना हिस्सा, एक पेप्सी की बोतल अगर आपने नहीं खरीदी, एक पिज्जा अगर आपने नहीं खरीदा, एक बर्गर अगर आपने नहीं खरीदा, तो 1 रुपए का नुकसान तो इसराइल को, आपका हिस्सा तो वही अदा हो गया। तो ये छोड़िए कि उसको कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा, वो बाद में देखा जाएगा। आप अपना हिस्सा अदा करें, ये सोचे समझे बगैर, इस बहस में पड़े बगैर कि इससे उसको नुकसान होगा या नहीं होगा या कितना नुकसान। दैट इज नॉट योर आउटलुक। योर आउटलुक इज टू पार्टिसिपेट कि फलस्तीनियों की हिमायत में आपने इसराइल को 10 पैसे का नुकसान पहुंचाया, इतना तो आप कर सकते हैं, इतना आप कर दीजिए। ये आपके हिस्से के इतने के आप मुकल्लफ है, इतना आप कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। और बड़े मुल्कों को अल्टीमेटली वहां जाना पड़ेगा कि जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो वो ममालिक हैं जो इंसाफ पसंद ममालिक हैं, और उनके अवाम अगर इनके इक्तसादी बाइकआउट कर दें तो इनको नाको चने चबाने पड़ जाएंगे इसी जंग में, जो ये ऑलरेडी हारे हुए जंग है। एक अहम सवाल यह है कि ये बार बार ये अमेरिका क्यों कह रहा है कि हमें अपने बंधक जो हैं, जो जिन लोगों को हमास के लोगों ने पकड़ा है, उनको छुड़ाना है। क्या इससे पहले ऐसा भी हो चुका है कि एक इजरायली फौजी के बदले 1000 से ज्यादा जो है फलस्तीनी जो कैदी हैं उनको छुड़ाया जा चुका? तो क्या इजराइल अब फलस्तीनी कैदियों को छोड़ना नहीं चाहता और इसी शर्त पे वो आगे बढ़ना चाहता है? देखिए, इजराइल ये पहला हदफ था हमास का। 6000 फलस्तीनी, गजा के भी और वेस्ट बैंक के भी, पूरे फलस्तीन के, इसराइल की कैदों में है, जेल में है। कोई FIR नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, बस पकड़ा है और जेल में डाल दिया है, कोई पूछगछ नहीं है उनकी। और उनके बारे में खबर है कि बेतहाशा टॉर्चर जेल के अंदर उनको किया जाता है। और अब इसको साल का अरसा गुजर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं है उनका कि भाई इनको जेल से। कितनी मरतबा फलस्तीन की अथॉरिटी ने कहा है कि हमारे ये वाले कैदी छोड़िए, कितनी मरतबा उसके लिए वहां पर इंतफादा हुआ है, कितनी मरतबा उसके लिए पब्लिक मूवमेंट हुआ है, कितनी मरतबा डिप्लोमेटिक मूवमेंट उसके लिए हुआ है, कितनी मरतबा डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसके लिए नहीं हुआ।
और ये पहला मौका है कि हमास ने 250 के करीब जिन लोगों को गिरफ्तार, इससे पहले फिलिस्तीन में कभी इतने तादाद में इसराइली गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये तारीखी मौका है कि इतनी बड़ी तादाद में इसराइलियों को फिलिस्तीनियों ने गिरफ्तार किया है। और अगर वो एक के बदले 1000 मांग सकते हैं, और वो चूंकि बड़ा कमांडर था इसलिए देने पड़े, तो 250 के बदले ये 6000 क्यों नहीं मांग सकते। और यही उन्होंने कहा है, बार बार कहा है। हमास की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि हम जंगी कैदी आपके नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे कैदी नहीं छोड़े। और ये जंग का कायदा है कि अगर दोनों तरफ जंगी कैदी मौजूद हैं तो फिर जंगी कैदियों का तबादला होता है आपस में। आप हमारे कैदी छोड़िए, आप आपके कैदी छोड़ेंगे, यही तबादला होता है हर जंग में। तो हमास ने कह दिया है कि आप हमारे छोड़ दीजिए, हम आपके छोड़ देंगे बगैर किसी जंग के। लेकिन वो सोचते हैं कि हम अंदर घुसेंगे और जाके अपने कैदी निकाल लाएंगे। ये बहाना है, हमास बहाना है, मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। इस बहाने से वो फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे हैं। हमास के कंधे पे बंदूक रख के कैदियों को छुड़ाने के बहाने से, झूठ बोल के वो आम, वरना 10,000 लोगों को कत्ल किया जा चुका अभी तक। क्या ये पोग्रोम नहीं है? आपने 1400 लोगों के कत्ल को ये कहा कि ये पोग्रोम हो गया, नस्लकुशी हो गई। आपने 10,000 लोगों को मार दिया, उसमें 5,000 लोगों को, बच्चों को मार दिया। आपने जनीन मार दिए, आपने मां की पेट के अंदर मौजूद बच्चों को मार डाला है, एम्ब्रियोस को मार डाला है। आपने अस्पतालों को टारगेट किया, आपने एम्बुलेंसेस को टारगेट किया, आपने बीमार लोग जो किसी लायक नहीं थे आपने उनको शूट किया है। तो ये हमास के लोग तो नहीं थे, एम्बुलेंस में हमास के जख्मी तो नहीं जा रहे। तो आप एम्बुलेंस को क्यों हमला कर रहे हैं? आप अस्पतालों पे तो मरीज हैं, आप कह रहे हैं कि वहां भी हमास है, झूठ बोल रहे हैं कि वहां भी हमास है। हमास तक तो आपका परिंदा पर नहीं मार सका अभी तक, और आप हमास के नाम पर बेगुनाह जो है और बेकसूर और निहत्ते शहरियों का कत्लेआम कर रहे हैं, और उसको आप पोग्रोम नहीं कह रहे। सबसे बड़ा पोग्रोम तो वो है। आप एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, नस्ली तत्हीर करना चाहते हैं, आप उन 23 लाख लोगों को कत्ल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। आप होलोकॉस्ट का बदला लेना चाहते हैं, जो 60 लाख को हिटलर ने मारा था, आप वो बदला इनसे लेना चाहते हैं। आपके अंदर जुर्रत नहीं है कि आप जाके हिटलर के जर्मनी में जाइए, जहां हिटलर पैदा हुआ था, जहां पर आपका कत्लेआम हुआ था, जाके कीजिए जर्मनी में। वो जुर्रत नहीं है आपके अंदर, वो दम नहीं है कि आप जर्मनी में जाए। इन मुसलमानों ने तो आपका कत्लेआम नहीं किया, इन्होंने तो पनाह दी थी आपको। जिनका आप कत्लेआम कर रहे हैं तो मोहसिन थे आपके, आपने मोहसिनों का कत्लेआम कर रहे हैं। इससे बड़ी जलालत क्या हो सकती है दुनिया में? अब जिस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं ब्लिंकन और जा रहे हैं, तुर्की भी जाने वाले हैं वो जी, कल जा रहे हैं। किधर किस तरफ बढ़ रही है, आगे क्या हालात है? अभी उनका सिर्फ एक ये है कि ये जो दौरा है खास तौर पर ब्लिंकन का, इस वक्त हालिया दौरा, जैसे बगैर अनाउंस किए, बगैर किसी शेड्यूल के वहां पहुंच गए महमूद अब्बास के पार रमल्ला में। कल जा रहे हैं तुर्की में तैयब रजा। ये जो इन्होंने एक माहौल साजी हमास के खिलाफ की थी, इसमें बहुत सारे अरब ममालिक भी हमास के खिलाफ हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हमास को सामने से हटाएं, और पीएलओ तो फिर बहुत ही कमजोर एक इदारा वहां हो चुका है। वो कहते हैं कि गजा की अथॉरिटी भी पीएलओ बन जाए, और महमूद अब्बास साहब ने कह दिया है मैं तैयार हूं। अब वो खुद होंगे या उनका कोई रिप्लेसमेंट होगा, उन्होंने कह दिया है हाँ जी मैं तैयार हूं, चूंकि हमास ने उनके इक़्तिदार को चैलेंज किया और उनको नाकाम कर दिया। तो महमूद अब्बास जाहिर है ये कहेंगे कि मैं तैयार हूं। लेकिन क्या कतर भी इसके लिए तैयार होगा कि हमास को रिप्लेस कर दें? क्या तुर्की भी तैयार होगा? क्या ईरान भी तैयार होगा कि उसको रिप्लेस कर दे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत ही पेचीदा गुत्थी है कि अमेरिका चाहता है हमास को, और अब ये शर्त लगा रहा है कि आप अगर हमास को डीरिकॉग्नाइज कर दें तब फिर हम जो है इस दौरान जंग करके जितने ज्यादा मार सकते हैं लोग, उतने लोगों को शहीद कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बर्बाद कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स उतनी बर्बाद कर दें, रेत का ढेर बना दें गजा को, उसके बाद पीएलओ को थमा दें। तो ये साजिश है जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उस खित्ते में कर रहा है, और इस गर्ज से ब्लिंकन साहब वहां घूम रहे हैं। ये एक सियासी साजिश है ब्लिंकन का दौरा, हमास को कमजोर करके सामने से हटाने की। एंड आई एम श्योर कि इसमें वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं। अवाम ने गजा उधर वेस्ट बैंक की साइड पे 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को महमूद अब्बास के खिलाफ भी मुजाहरे किए हैं। ये बात याद रखनी चाहिए
कि महमूद अब्बास के खिलाफ खुद फ़लस्तीनी अरबों ने अभी इस जंग के फ़ौरन बाद मुजाहरे किए, जब उन्होंने एक आध बयान दिया या हमास को टेररिस्ट का। ऐसे में महमूद अब्बास टेक ओवर ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, साजिश इनकी यही है।